बहुत परेशान हैं। कुछ दिनों पहले माधवी लता ने खुलकर कहा कि अगर हैदराबाद से बोगस वोट निकला तो फिर गजब हो जाएगा, 40 साल का तिल्स्म टूट जाएगा, ऐसा दावा किया गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कर दिया और 5 लाख से ज्यादा बोगस वोट निकल गए। इतना ही नहीं, एक उड़ते तीर के वीडियो ने ओवैसी ब्रदर्स की नाक में दम भी कर रखा है। ओवैसी का वोट वाला किला क्या ढह जाएगा या वो किला बच पाएगा? सवाल पब्लिक का में आज की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में इसी का उत्तर देखिए। अगर आप इस तरह के मुजाहरे करेंगे, तीर लेके किसी इबादतगाह की तरफ आप मारेंगे, अरे ये हैदराबाद को टारगेट बनाना चाह रही आरएसएस और बीजेपी। साहब उन्होंने भड़काने में बाप है सबके, हम क्या भड़काएंगे साहब? क्या दिख रहा साहब इसमें? मस्जिद दिखा आपको? चार मीनार वाले शहर में चिंता बढ़ गई है भाईजान की। टेंशन इतना है कि पूछिए मत। दिमाग उड़ा हुआ है जब से इलेक्शन कमीशन ने 5,41,000 बोगस वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए। एक तो पहले ही हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की तेज तर्रार नेता माधवी लता चुनौती दे रही थी भाईजान को। रही सही कसर वोट का गणित गड़बड़ाने ने पूरी कर दी। ओवैसी को वाकई झटका जोर से लगा है। तो क्या हैदराबाद में ओवैसी का गणित गड़बड़ाएगा? क्या ओवैसी का वोटर गणित चित हो जाएगा? 5,41,000 बोगस वोटर का नाम हटने से ओवैसी टेंशन में क्यों है? बस यही सवाल ओवैसी भाईजान को हलकान कर रहे हैं, क्योंकि सैकड़ा या 1,000 या 10,000 बोगस वोटर हैदराबाद जिले से साफ नहीं हुए हैं, बल्कि 5.5 लाख से ज्यादा वोट खत्म हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है लोकसभा चुनाव में 5,41,000 वोट कम हो जाना, यानी भाईजान का अब तक का बना बनाया खेल बिगड़ जाना। हैदराबाद जिले में 2 लोकसभा सीटें आती है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी लगातार जीतते रहे हैं। इस बार 5,41,000 बोगस वोटर्स को चुनाव से पहले लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। ओवैसी के लिए ये बड़ा झटका बताया जा रहा है। बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने बोगस वोटर्स की बात पहले भी कही है। माना ये जा रहा है कि हैदराबाद सीट पर इस बार मुकाबला ओवैसी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। उनके सामने एक फायर ब्रांड लीडर के तौर पर माधवी मैदान में है। अपने मजबूत संवाद और सटीक बात की वजह से माधवी लोगों को कनेक्ट कर रही हैं, ओवैसी की धर्म या मजहब की खींची लकीर से अलग। चलो अब मम्मी को डॉक्टर बना लेके जाते हैं। हाँ, चलो डॉक्टर बन जाओ। सबका साथ, सबका विकास, रहना बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। देखिए छोटे बच्चे परवरदिगार के बराबर होते हैं। देखें इतना अच्छा मन है, देखो। अरे अम्मी रोती रहे मेरे साथ आ गया तो अब क्या कहेंगे वालिदा से। माधवी का लोगों से कनेक्ट ओवैसी की टेंशन की बड़ी वजह है। ये वो वोट बैंक है जिस पर ओवैसी परिवार अपना हक जताता रहा है। माधवी आरोप लगाती हैं कि ओवैसी चुनाव बोगस वोटों की वजह से जीतते रहे हैं, न कि मुस्लिम मतदाताओं की वजह से, क्योंकि मुस्लिम तबके के एक हिस्से में बड़ा असंतोष ओवैसी को लेकर भी है। हैदराबाद की आवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस को कामयाब किया है और इंशाल्लाह अब के बार मंजलिस को कामयाब करेंगे। मजहबी कट्टरपन और भय भेद के राजनीतिक फार्मूले पर ओवैसी फैमिली ने अपना राज हैदराबाद में कायम किया है। हैदराबाद से बाहर भी ओवैसी मुसलमानों को भड़काने, डराने और उकसाने की राजनीति कसते रहे हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन ने लाखों की संख्या में बोगस वोटर्स के नाम हटाए हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी के आरोपों को एक बड़ा आधार भी मिला है। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा सीटों को मिलाकर तकरीबन 45 से 46 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब 5 से 6 लाख वोटर हटाए गए हैं
अब अगर इनको आधा आधा कर दिया जाए तो दोनों जगह से तकरीबन 2.5 लाख फर्जी वोटर लिस्ट से हट गए हैं। ये वोटर्स जीत और हार का मार्जिन काफी कम कर सकते हैं। तो क्या बोगस वोटों का हटना हैदराबाद सीट पर 2024 की जंग को ओवैसी भाईजान के लिए बड़ा संकट बना देगा? क्या यही वजह है कि ओवैसी की बेचैनी बढ़ी हुई है? जरा देखिए कि 2019 में ओवैसी कितने मार्जिन से जीते थे। हैदराबाद सीट पर कुल वोटर हैं 19,57,931। पिछली बार वोट पड़े थे 8,77,941। वोटर टर्नआउट करीब 45% का था। ओवैसी को कुल 5,17,471 वोट मिले थे। जीत का अंतर 2,82,186 वोटों का था। अब अगर 2.5 लाख वोट हर सीट से हटे तो 2,82,000 की जीत का मार्जिन घट सकता है। ओवैसी की दूसरी बढ़ती टेंशन है माधवी लता की मुस्लिम महिलाओं में अच्छी पैठ। हैदराबाद में कुल 59% मुस्लिम वोटर हैं। ओवैसी को पिछली बार 59% मुस्लिम वोट मिला था। माना जा रहा है कि इस बार माधवी ये गणित बदल सकती हैं, क्योंकि माधवी की पैठ मुस्लिम महिलाओं में अच्छी है। हमने कभी भी किसी भी औरत को ये नहीं कहा है कि आप बुर्का मत पहनो, लेकिन हमने ये कहा है, हाँ, अपना वजूद बनाओ, तरक्की करो। आप भी हमारे जैसे इस भारत देश की बेटी हो और आपको किसी प्रकार का भी किसी प्रकार का भी नष्ट ना आना चाहिए और आपके ऊपर जाति नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। उसके प्रति आपको आवाज उठाना आपका हक है। तो क्या यही वजह है कि ओवैसी ने माधवी की रामनवमी की यात्रा वाले वायरल वीडियो को तूल देते हुए बवाल मचा दिया? वीडियो में माधवी लता तीर चलाने का एक्शन करती दिख रही हैं और इस वीडियो को लेकर हैदराबाद की राजनीति गर्मा गई। ये वायरल वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रामनवमी के दिन जुलूस निकल रहा था और माधवी लता इस जुलूस में शामिल थी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि माधवी लता एक मस्जिद की तरफ देखते हुए तीर चलाने का इशारा कर रही थी। जाहिर है ओवैसी ने वीडियो के बहाने एक बार फिर हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू कर दी। इससे बीजेपी की ज़हनियत का अंदाजा हो रहा है। बल्कि आप बुजुर्ग हैं, ये नौजवाना सोचना है कि हैदराबाद का तेलंगाना का फ्यूचर क्या होगा अगर आप इस तरह के मुजाहरे करेंगे, तीर लेके किसी इबादतगाह की तरफ आप मारेंगे। 6 दिसंबर काफी नहीं था कि आपको, ये हैदराबाद को टारगेट बनाना चाह रही है आरएसएस और बीजेपी। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि हम तमाम को ये बताना पड़ेगा, इलेक्शन अपनी जगह पर अमन तो बरकरार रहना, ऐसी ताकतें। भाई आप कल तक मेरे को गाली देते थे और आप कुछ नहीं करते थे, जान से मारने। अब तो आप इस तरह से तीर बता रहे। वो शायर का शेर है कि क्या है, सितमगर इधर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएंगे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सफाई दी और लिखा कि उनके संज्ञान में आया है कि नकारात्मकता पैदा करने के लिए उनका एक अधूरा वीडियो वायरल किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो मस्जिद की तरफ इशारा नहीं कर रही थी, वो सब धर्मों का सम्मान करती हैं। मजहबी कार्ड खेलने के पीछे कहीं जमीन के सिकुड़ने का डर तो नहीं है, क्योंकि ये बात भी दीगर है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसने वाले ओवैसी अब बदले हुए सुर के साथ हैं। मैं जानता हूं रेवंत रेड्डी बड़े जिद्दी आदमी हैं और उनकी जिद उनको यहां तक लेकर आई और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर आवाम ने एक फैसला दिया है। हम उस फैसले का एहतराम करते हैं और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए। तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए एमआईएम पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। फोन पे हम चर्चा करते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई बात ऐसा होता ही नहीं। जो लोग समझते हैं असेंबली में बोलिए फिर बाहर अच्छा दोस्ती है। तो क्या कांग्रेस से ओवैसी की बढ़ती नजदीकियों की वजह हैदराबाद के अपने किले को दरकने से बचाए रखने की मजबूरी है?
विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के ऊपर आग उगलने वाले ओवैसी अब ठंडे पड़ चुके हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ एक अलिखित अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और इसी का ताजा उदाहरण देखने को मिलता है महाराष्ट्र के सोलापुर में, जहां से AIMIM ने अपने प्रत्याशी का नाम पीछे ले लिया है, जिससे कि कांग्रेस के वोट न बटे। अब सवाल यह उठता है कि क्या ओवैसी को ये डर हैदराबाद में खिसकती जमीन का है? ओवैसी की टेंशन सिर्फ बोगस वोटों के कट जाने की नहीं है, बल्कि बीजेपी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर माधवीलता के होने के अलावा तेलंगाना में कांग्रेस का मजबूत होना है। यही वजह है कि कांग्रेस पर हमले के बजाय अब ओवैसी ब्रदर्स के हमले हैदराबाद में भी बीजेपी पर ज्यादा हैं। माफिया अतीक और मुख्तार जैसे रोल मॉडल्स के जरिए मुसलमानों को डर और खौफ दिखाने की कोशिश जारी है। हमको परवाह नहीं, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी, नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाए, नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा सीट से विधायक हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट में कुल 7 विधानसभा सीटें आती। इसमें कारवां, गोशा महल, चार मीनार, चंद्रयान गुट्टा, याकुतपुरा, बहादुरपुरा और मलकपेट शामिल है। 7 सीटों में से 6 सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM का कब्जा है, जबकि 1 सीट गोशा महल पर बीजेपी के विधायक T राजा चुने जाते रहे हैं। मोदी लहर ने एक बड़ा असर बीजेपी के पक्ष में तेलंगाना में बनाया है। ओवैसी को डर बीजेपी के चढ़ते ग्राफ से भी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 7 सीटें बढ़ी, जबकि ओवैसी की एक भी सीट नहीं बढ़ी। मामला वहीं का वहीं रहा। इसी तरह बीजेपी को 13.9% वोट मिले, जबकि AIMIM को महज 2.9%। जाहिर है, अगर 5.5 लाख से ज्यादा बोगस वोट कटे हैं तो इसका असर इन सीटों पर भी दिखेगा, ये तय है। और इसलिए माना जा रहा है कि हैदराबाद की लड़ाई ओवैसी भाईजान के लिए मुश्किल हो सकती है। तो क्या यही गणित अब भाईजान को हलकान कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो वोट लेकिन किसके नाम पर? क्या रामलला के नाम पर? यह सवाल सबके जहन में आज कौंध रहा है। और फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद यह सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, जिस सवाल का जवाब जानना और ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि वोटर के मूड का बैरोमीटर क्या है यह आज से पता लगना शुरू हो चुका है। तो देखिए आप, राम के नाम पर चुनाव युद्ध में क्या असर पड़ रहा है। सवाल पब्लिक की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक चुनाव में मुद्दे कई होते हैं, मसलन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली, सड़क, पानी। लेकिन ऐसे मुद्दों के अलावा अगर कोई ऐसा मसला भी होता है जो अक्सर चुनाव का निर्णायक पहलू बनता है, क्या राम मंदिर अब की बार के चुनाव का ऐसा ही मुद्दा है? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? राम मंदिर को आस्था का मुद्दा बताकर बीजेपी हमेशा डटी रही। तब भी डटी रही जब उसकी एक नहीं बल्कि 4 राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई। तब भी डटी रही जब मनमोहन सोनिया की सरकार ने राम को काल्पनिक बताया। तब भी डटी रही जब नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। ऐसे में जब राम का मंदिर 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मूर्त रूप में सामने है, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं का संकल्प नरेंद्र मोदी के प्रण में साकार हुआ दिखता है, तब क्या रामलला के नाम पर वोट पड़ने शुरू हो गए हैं?
हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना? हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? और इसीलिए कह रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसलिए दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। वोटिंग के राउंड 1 में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों का फैसला लॉक हुआ। वोट देने वालों के मन में अपने अपने स्थानीय मुद्दे जरूर थे, लेकिन राम के नाम पर जमीन पर बात होती जरूर दिखी। क्या राम मंदिर भी एक मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग वोट दे रहे हैं? वो तो भगवान का नाम है, उसमें क्या दिक्कत है? उस पर भी वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। राम मंदिर तो मेन मुद्दा है ही, वो तो विशेष है, उसी को देख करके हमने वोट दिया है आज। हाँ, राम मंदिर में हिंदुत्व मुद्दा है। हाँ, उसके आधार पर भी वोट हो रहा है। हाँ हाँ, उसी के आधार पर ही वोट हो रहा है। कुछ नहीं है, राम मंदिर तो हमारे भगवान है, राम जी हमारे भगवान है, और जो किए अच्छे के लिए किए, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं इंसान के लिए हम लोग भी अच्छे चुनेंगे, अच्छे सोचेंगे। इस बार मेन मुद्दा तो 5000 साल बाद जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, सब हिंदू खुश हैं और सबको इसका इंतजार था, और वो पल पूरा हुआ। रामलला इतने सालों तक टेंट में रहे, तो हमें आज जिस दिन 22 जनवरी को ये हुआ तो बहुत लोग इमोशनल हुए और बहुत लोगों की आशाएं पूरी हुई। वोटिंग का अभी ये पहला चरण पूरा हुआ है। 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होंगे, और तब तक रामलला का मुद्दा सिर्फ इसलिए नहीं चुनाव में उठता रहेगा क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर बन गया। ये मुद्दा इसलिए भी क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए बिना रोजा रखे भी इफ्तारी पाखंड नहीं, जबकि बीजेपी के आरोपों के मुताबिक रामनवमी पर राम पूजा को समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव द्वारा पाखंड घोषित किया गया। भले उनकी खुद की पूजा करती तस्वीर पब्लिक डोमेन में हो। होते रही, मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी, और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। इस इंडी गठबंधन के एक नेता ने कहा, और जब सूर्य तिलक प्रभु रामलला को हो रहा था, उस समय ये इंडी अलायंस के साथी ने क्या कहा? ये सब पाखंड है, पाखंड। ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का असली चेहरा है, असली चेहरा। वोटिंग पूरी होने तक रामलला का मुद्दा इसलिए भी उठता रहेगा क्योंकि ममता बनर्जी के लिए ईद का त्योहार मनाना सेक्युलरिज्म है, लेकिन रामनवमी के लिए उनका संदेश था या मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण का कार्ड, ये समझना ही मुश्किल था। माथा ठंडा रहो, बी कूल, आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। वोटिंग पूरी होने तक रामलला का मुद्दा इसलिए भी उठता रहेगा क्योंकि एक ओर राम मंदिर निर्माण हुआ तो दूसरी ओर राम के विरोध के नाम पर कभी सनातन को नष्ट करने का दंभ भरा गया, कभी मानस को फाड़ने की घोषणाएं हुई, कभी जनता से कहा गया कि ये क्या हर दम श्री राम की रट लगाए रहते हो। आप 2-3%, 4%, 5% जनरल कास्ट के गरीब लोगों को जोड़ दो, इनका इस देश में कुछ नहीं बचा। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए, और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वो सब ठीक है,
आपकी जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। भी एक ईश्वर होना चाहिए और बहनों और भाइयों है जो देश के अंदर का है, और वही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप सहमत हैं ना? और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार अब की बार 400 पार। सब सहमत हैं? पूछना चाहता हूं, क्या ये अयोध्या में जो आपने देखा है सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य भवन भास्कर के किरण से उनका तिलक होते हुए देखा होगा आपने, तो यह कार्य क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग करते क्या? ये काम ये कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या? एक वक्त था राम मंदिर आंदोलन के विरोध में सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स के जोर ने बीजेपी को राजनीति में अलग थलग किया, लेकिन राम के मुद्दे पर बीजेपी डटी रही और इसलिए उसके नेता अब राम के नाम पर सड़कों को भगवा समंदर बना सकने की कुव्वत रखते हैं। अरे जय श्री राम! अरे अचलपुर में क्या गिरेगा? राम के नाम पर जनमानस को थरकाने की कुव्वत रखते हैं। राम के नाम पर विपक्ष को ललकारने की कुव्वत रखते हैं। राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, अरे यही वो कांग्रेसी हैं। 27 वकील लगाकर राम मंदिर के विरोध में एडवोकेट खड़े करने वाले यही कांग्रेसी हैं जो राम भगवान का मंदिर नहीं बनना चाहिए उसका विरोध करके एडवोकेट को पैसे देने का काम ये कांग्रेसियों ने किया है। अरे 10 साल में भगवान ने ऐसा एक व्यक्ति इस देश में भेजा है जो 500 वर्षों का इतिहास मोड़ता है और 10 वर्षों में राम भगवान को, रामलला को उनके स्थान पे विराजमान करता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। चुनाव में राम के मुद्दे पर बीजेपी के ऐसे तेवरों के बीच राम के पुजारी बनाम राम के व्यापारी वाली विपक्ष की दलील कितनी टिक सकती है, ये सवाल लाख टके का है। मेरे 2 नाम है, जय राम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है, तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहाँ पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए रामचरितमानस, ये देखिए। पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचरितमानस जानता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं, ये आस्था है, ये निजी मामला है। राम सबके हैं, इससे इनकार कहां, लेकिन वोट बैंक के लिए राम को नकारने की कोशिश हुई। इस सच्चाई को दबा कौन सकता है? राम की प्रतिष्ठा को राजनीतिक प्रोजेक्ट बताकर के दूरी बढ़ती गई, इससे विपक्ष कैसे मुंह चुरा सकता है? और यही राम पर बीजेपी का एडवांटेज है। वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दे। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और बात आज की अगली खबर की। सब ये कह रहे हैं कि 400 पार होगा या नहीं, इसमें महाराष्ट्र बड़ी भूमिका निभाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार पर आज नचनिया अटैक हुआ, लेकिन कहानी इतनी सी नहीं है। कहानी शरद पवार के घर के अंदर है, जहां पवार साहब की बेटी और उनकी बहू दोनों आमने सामने। महाराष्ट्र में अब तक के सारे समीकरण उलट पलट गए। लड़ाई सहानुभूति और शाह मोदी नीति के बीच। ऐसे पवार के घर का क्या होगा, घर के अंदर क्या होगा? क्या महाराष्ट्र ये संकेत दे रहा है कि वो किस करवट बैठने जा रहा है? इस हर सवाल का जवाब सवाल पब्लिक का की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी में।
लड़ाई ये पारिवारिक या वैयक्तिक हो सकती है, मेरे लिए ये वैचारिक है। ये राजनीतिक विचारों की लड़ाई है, रिश्ते रिश्ते के जगह पे साबुत है। बारशाला गेला आणि 12व्याला आला। तो लड़ाई चाहे विचारधारा की हो, लड़ाई चाहे राजनीतिक हो, लड़ाई चाहे मतों की हो, पर जब एक ही सीट पर एक ही जगह के लिए ननद और भाभी आमने सामने आ जाएं, तो लड़ाई दिलचस्प हो जाती है और समझ में आती है सिर्फ एक बार कि लड़ाई फैमिली वर्सेस फैमिली की है। महाराष्ट्र के बैटल में 48 सीटों की लड़ाई के लिए तलवारें खींची हुई है। चुनावी जोड़-तोड़ और गठजोड़ के बीच सारे समीकरण साधे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ सिर्फ नेता वर्सेस नेता वाली फाइट नहीं है, बल्कि दिग्गजों के बीच फैमिली फाइट भी है। यहाँ एक तरफ भाई वर्सेस भाई हैं, चाचा वर्सेस भतीजा है, ननद वर्सेस भाभी है। महाराष्ट्र की बारामती सीट से शरद पवार की बेटी और यहां से मौजूदा सांसद सुप्रिया सूले मैदान में है। उनके सामने उनका मुकाबला करने के लिए एनडीए ने अजीत पवार की पत्नी और सुप्रिया सूले की भाभी सुनित्रा पवार को उतारा है। दोनों ही कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में साइकोलॉजी की गजब की लड़ाई होती है और जो ये लड़ाई जीत लेता है उसका आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। सुनित्रा पवार को सुप्रिया सूले के सामने उतारना यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर माना जा रहा है। इस बात को समझने के लिए कल की ये तस्वीर देखिए। सुनित्रा पवार बारामती से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ जो लोग मौजूद थे, जरा उन पर नजर डालिए। महाराष्ट्र की सरकार जैसे सुनित्रा पवार के बैक सपोर्ट में खड़ी हुई नजर आ रही थी। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी अजीत गुट के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, ये दिखाने की कोशिश की गई कि पूरी महायुति सुनित्रा के साथ खड़ी है। सुनित्रा पवार को जिताने के लिए मिलकर सारे प्रयास किए जा रहे हैं और सुनित्रा के जरिए महायुति की एकता प्रेजेंट की गई। ये मैसेज उस समय बहुत मायने रखता है जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी कई सीटें हैं जहां सीट शेयरिंग को लेकर गाड़ी अटकी हुई है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे, पालघर, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर मध्य वो सीटें हैं जिनको लेकर अभी भी संशय है। बारामती की सीट पवार परिवार का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से खुद शरद पवार, अजीत पवार सांसद रहे हैं और अब ये सीट सुप्रिया सूले के पास है। ऐसे में इस बेहद अहम सीट से पवार फैमिली से ही 2 कैंडिडेट उतारना राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अजीत पवार जानते हैं कि बारामती में पवार नाम का सिक्का चलता है। यहाँ से पवारों के अलावा किसी और को मैदान में उतारना नुकसान ही करेगा। ऐसे में सुनित्रा पवार को सामने रखकर अजीत पवार बारामती की जनता के सामने ऑप्शन रख रहे हैं। जनता को अब चुनना है कि उन्हें अपने सांसद के तौर पर ननद चाहिए या भाभी। मुझे पूछे तो मोदी का जादू चलेगा। पवार साहब तो कैसे ग्रेट पर्सन है, पवार साहब को कोई नहीं हरा सकता। मोदी 101% मोदी, 101% मोदी। देखा जाए तो शरद पवार सर आने चाहिए, क्योंकि जो सिनेरियो मोदी जी ने क्रिएट करके रखा है वो मतलब ज्यादा हाइप पे चला गया है। चुनाव की गर्मी बढ़ गई, क्या लगता है कि कौन जो है गर्मी बढ़ा गया है, मोदी जी या शरद पवार? मोदी जी। मोदी जी। आपकी बार 400 पार। लेकिन जनता को फेस के तौर पर अभी भी ननद भाभी नहीं दिख रही। वो पवार साहब और पीएम मोदी के फेस पर ही अपना सांसद चुनने की बात कर रही हैं। पर पवार परिवार का पावर सेंटर कहे जाने वाले शरद दादा पवार के लिए यहाँ क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति है। चुनाव बेटी लड़ रही है और बहू से लड़ रही है। पार्टी और पार्टी सिंबल से हाथ धोने के बाद से ही शरद गुट की एनसीपी के कांग्रेस में विलय की खबरें भी सामने आ रही थी। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का आधार खोना राजनीतिक हलकों में बहुत बड़ी बात है।
अब शरद पवार के सामने संगठन को एकजुट रखने और लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती है। बारामती से पवार वर्सेस पवार का दांव खेलकर बीजेपी ने शरद पवार पर गहरी चोट करने की कोशिश की है। कई सारे लोग जो है जब यहाँ पे बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये ननद भाभी की लड़ाई है, बहू बेटी की लड़ाई है, लेकिन आप ये कई बार कह चुके हैं कि ये विचारों की लड़ाई है, ये रिश्तों की लड़ाई नहीं है। तो यही बात आप भी कह गई हैं, यही बात ताई भी कह गई हैं। तो क्या वाकई में ये सिर्फ विचारों की लड़ाई है? आप लोगों के संबंध अच्छे हैं? हमारे संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन ये राजनीतिक विचारों की लड़ाई है। रिश्ते के जगह पे साबुत है और राजनीतिक लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कश्मीर कन्याकुमारी उनके पास है, तो फिर भी वो एक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए मेरे खिलाफ। और आज हमारा घर तोड़ा और घर की हमारी महिलाओं को ये लड़ा रहे। ये षड्यंत्र बीजेपी का है और बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ये बारामती आए थे और बारामती आने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन में शरद पवार को खत्म करना चाहते। तो उनकी लड़ाई ये पारिवारिक या वैयक्तिक हो सकती है, मेरे लिए ये वैचारिक है। बीजेपी के साइकोलॉजिकल गेम का असर कहीं न कहीं सुप्रिया सूले की बातों में साफ साफ नजर आ रहा है। सुप्रिया सूले जानती हैं कि एक बड़ा तबका उनके पवार नाम को देखकर वोट करता है। ऐसे में पवार सरनेम का एडवांटेज अब भाभी सुनेत्रा पवार को भी मिलेगा, ये साफ है। बिल्कुल, एक तरफ जो है लोग कहते हैं पवार साहेब की पवार पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ लोग कहते हैं दादा की पावर पॉलिटिक्स। इन सबके बीच में आपको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जनता से आप कह गई, तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि कितना रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन होगा आपका जीत के लिए? आप जो है कितनी आसानी से जीत पाएंगी या फिर लगता है कि कांटे की टक्कर है? नहीं, रिकॉर्ड ब्रेक होगा जरूर, मुझे लगता है, क्योंकि जितना प्रतिसाद लोगों में से दिख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत मार्जिन बड़ा होगा। पिछली बार जब चुनाव हुआ तब बीजेपी को तकरीबन 5-5.5 लाख वोट मिले, आपका 1.5 लाख का मार्जिन था। अब जब शिवसेना 2 गुटों में हो चुकी है, एनसीपी जब 2 हिस्से में बढ़ चुकी है, क्या लगता है ये मार्जिन क्लोज हो सकता है, टफ फाइट हो सकती है आपको लगता है, या फिर पवार साहब के नाम पे आपके काम का जैसा परफॉर्मेंस बताया उसके नाम पे ये इजी आपके लिए एक वॉक हो? मेरे ख्याल से कोई भी इलेक्शन उसको इजी नहीं मैं मानती और टफ भी नहीं मानती। ये देश की सेवा के लिए हम लड़ते, ये कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। बारामती सीट के इतिहास पर एक नजर डालें तो इस सीट से 1984 में पहली बार शरद पवार भारतीय कांग्रेस समाजवादी से सांसद बने। साल 1991 से 2019 तक ये सीट पवार परिवार के पास ही है। महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीटों सतारा, शिरूर, रायगढ़ और बारामती पर अजीत गुट की नजर है। इन चारों सीटों पर 2019 में एनसीपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये चारों सीटें बहुत जरूरी हैं। लोकसभा में एनसीपी के 4 सांसद हैं। अमोल कोहले शिरूर से सांसद, श्रीनिवास पाटिल सतारा से सांसद, सुप्रिया सूले बारामती से सांसद, सुनील तटकरे रायगढ़ से सांसद। ये चारों ही शरद गुट के साथ कहे जाते हैं। ऐसे में अब अजीत पवार की कोशिश है कि किसी भी तरह से शरद गुट की ये सीटें छीनी जाए और इन्हें अपने पाले में किया जाए। महाराष्ट्र की महायुति के लिए जो फॉर्मूला अमित शाह ने तैयार किया है उसमें जीतने की क्षमता ही टिकट का क्राइटेरिया और गठबंधन को एक दूसरे का वोट ट्रांसफर करने पर फोकस किया गया है और इसी मंत्र पर अजीत पवार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी 400 पार के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर सीट जीतना पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाता है। इसके लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हर पहलू पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी जानती है कि कई पार्टियों से बनी महायुति का एक मत होना कितना जरूरी है। 400 का प्रण लेकर चल रही भाजपा किसी भी सूरत में साथी पार्टियों को नाराज करके रिस्क नहीं लेना चाहती। आज पूरा महाराष्ट्र कह रहा है फिर एक बार पीएम मोदी चुनावी रैलियों में अब महाराष्ट्र पर फोकस कर रहे हैं। 16 अप्रैल को पीएम महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे थे। आज भी उन्होंने वर्धा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है।
परिवार के नाम पर पत्थर तो लग जाता था, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाती थी, फिर भी काम नहीं पूरा होता था। मोदी चुनावी रैलियों में जो कह रहे हैं, जिस तरह से पूरे के पूरे इंडी गठबंधन को घेर रहे हैं, उससे विपक्ष में कैसी बौखलाहट है, वो आज संजय राउत के नवनीत राणा के दिए बयान से समझ में आ गई। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। अपने विरोधी के राजनीतिक कामकाज पर कटाक्ष करना, उसकी नीतियों, सोच और विचारों पर उसे घेरना, ये अलग बात होती है, लेकिन किसी के पहले के प्रोफेशन के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करके उसे छोटा दिखाने की कोशिश कहां तक सही है। एक आधी महिला अगर बाहर काम करती है तो अपना स्वाभिमान नहीं बेचती है, और ये क्षेत्र की तो मैं बहू हूं, और बहू करके जब मैं काम कर रही हूं, मेरी इज्जत सिर्फ नवनीत राणा अकेले लेके नहीं, इस क्षेत्र की हर एक महिला की इज्जत मेरे साथ बंधी होती है। वो हर एक महिला की इज्जत लेके मैं क्षेत्र में काम कर रही हूं। डांसर वाली कंट्रोवर्सी पर जब संजय राउत का विरोध शुरू हुआ तो कहने लगी कि उन्होंने किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उल्लेख काय केला सांगा ना, तुम्हाला उल्लेख काय केला माहिती आहे का? सांगलीवर बोला। मी अत्यंत पार्लमेंटरी शब्दांचाच उल्लेख करतो, मला मराठी भाषा कोणी शिकवायला नको। ये गुस्सा, ये बौखलाहट, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां, ये चिढ़ किस बात का संकेत है? इंडिया अलायंस को बार बार ये पता चला है कि उनके नेताओं के कंट्रोवर्शियल बयानों को मोदी किस तरह से जनता के बीच भुनाते हैं। मोदी जनता को उन बयानों को भूलने नहीं देते। ऐसे में बार बार लगातार वही गलती करना ये इंडी गठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।